हेलो एवरीवन। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंस के सेक्शन को देखते हैं और आज हम चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 3 तक ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया, आप उसे जरूर देख लेना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सपेक्टिव को बिल्ड करते हैं। पर्सपेक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रीलिम्स का पढ़ने का तरीका अलग होता है, मेंस का पढ़ने का तरीका अलग होता है। मेंस का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वेरी एनालिटिकल होता है, और जो प्रीलिम्स का पढ़ना होता है बहुत फैक्चुअल होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज़ को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। अभी तक प्रीवियस ईयर्स में कोई भी क्वेश्चन इसे डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस है कि इससे पूछे जा सकते हैं। और वो क्वेश्चन पूछने का एंगल एक ही एंगल होगा, वो होगा आर्टिकल 2 और 3, उसी से क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी नहीं पूछेगा। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, डील करके एक नोट्स बनाकर अपने पास रख लेते हैं। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे, आप वहाँ से क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ लिया है। अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हो ना, तो अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप आसानी से उसको मेंस में डील कर सकते हो। चलो क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट बाउंड्रीज इन इंडिया। ये तो क्लियर हो गया, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में बात कर रहा है। कि मतलब किस चीज के बारे में बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन किया गया उसको लिख देना है, वहाँ पे लिस्ट कर देना है। दूसरा, दो एस्पेक्ट इस क्वेश्चन के, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, हाउ हैज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हेल्प्ड इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो स्टेट हमारा क्या होता है, रीऑर्गेनाइज होता है, पढ़ेंगे इसमें, रीऑर्गेनाइज होता है तो कैसे वो नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसको क्या करता है, तो प्रमोट करता है। उसके बारे में हमें क्या करना है, बात करना है। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गई बात है। तो अब सबसे पहले हम लोग किस तरह से इसको ये अटेंड करेंगे क्वेश्चन को, इसको कैसे अटेंड करें उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ कंटेंट को देख लेते हैं। कुछ कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि इसमें पूछ रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या होता है। आगे चल के तो हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को कैसे डिकोड करते हैं। यहाँ पे देखो सारा मैंने डिकोडिंग द क्वेश्चन, लेकिन जैसे डायरेक्टली हम डिस्कस हो गया, कोर थीम क्या है क्वेश्चन का, इंट्रोडक्शन, बॉडी और ये कंक्लूजन। उसके बाद एक वैल्यू इंरिचमेंट बॉक्स भी हम बनाएंगे, कैसे आंसर में इसको यूज करते हैं किसी मेंस में, उस तो करेंगे, लेकिन ठीक है। उससे पहले हम थोड़ी सी कंटेंट तो जान लें, आखिर ये कॉन्टेक्स्ट जान लेना, आर्टिकल 2 क्या होता है, आर्टिकल 3 क्या होता है, इसके बारे में बात कर लें थोड़ा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिखने पे जाएंगे। चलो अब बात करते हैं आर्टिकल 2 क्या होता है। देखो, कोई भी इंडिया का पार्ट नहीं है और बाहर से किसी को इंडिया का हमें पार्ट बनाना, तो उसमें हम आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, इम्पावर पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट को इम्पावर करता है टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग और यूनाइटिंग एग्जिस्टिंग वन। आर्टिकल 2 बात करता है किसमें, जो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है। और आर्टिकल 3 क्या बात करता है, जो हमारे ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है। और इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोसीजर के बारे में। कि जब भी इस तरह की जब भी इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस करना होता है तो उसके लिए हमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट होता है। मतलब कि बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के आप ये बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। उसके बाद जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली उसको क्या करेगा, ये रिकमेंड नहीं करेगा, उससे पहले क्या करेगा, द प्रेसिडेंट रेफर्स द बिल टू द कंसर्न स्टेट। जैसे मान लो कि कोई यहाँ पे ए स्टेट है और प्रेसिडेंट ने क्या किया, और इसमें पार्लियामेंट चाह रहा है कि कुछ चेंज करने के लिए, तो अब प्रेसिडेंट यहाँ पे भेजेंगे और उसके लिए पर्टिकुलर टाइम दीजिए, जैसे 1 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, कोई टाइम पर्टिकुलर फिक्स दिया जाएगा कि आपको इस टाइम के भीतर आपको क्या करना है, अपना ओपिनियन देना है। और ये जो ओपिनियन होगा वो यस भी हो सकता है या नो भी हो सकता है, लेकिन ये ओपिनियन क्या है, तो बाइंडिंग नहीं है। द व्यू इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज द फाइनल अथॉरिटी रिफ्लेक्टिंग यूनिटरी फ्लेक्सिबिलिटी विद इन द फेडरल स्ट्रक्चर। जो भी बिल इसमें तुमने ये अपने प्रपोज किया गया है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये, प्रपोज किया गया है, उसके लिए कोई भी स्पेशल प्रोसीजर जरूरत नहीं है। बस और बस सिर्फ क्या चाहिए, तुम्हें सिंपल मेजोरिटी चाहिए और इसलिए क्या हो जाएगा, कोई भी स्टेट क्रिएट हो जाएगा, फिर अल्टर हो जाएगा, फिर उसका नाम वगैरह चेंज किया जाएगा, बस सिंपल मेजोरिटी के साथ। बात क्लियर हो गई। और ये कहाँ मेंशन है, तो ये मेंशन है आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 कहता है कि एनी लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट डीम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा जानते हैं रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में। तो सबसे पहला जो कमेटी था इसको लेकर के, वो था धार कमीशन 1948। इसने क्या कहा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं क्या हल्का सा। क्या हुआ था कि जब हमारी कंट्री 1947 में क्या हुई, आज़ाद हो गई, तो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंज क्या किस बात को लेकर के था, इंटीग्रेशन को लेकर के था। कैसे हम अपने डाइवर्स कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री थी हमारी, तो इस इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री को हम कैसे यूनाइट करें। तो उसके लिए किसी तरह से क्या किया गया कि जितने भी चीज़ प्रिंसली स्टेट वगैरह थे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो किसी तरह से हम लोगों ने उसको क्या किया, यूनाइट तो कर लिया। लेकिन जो हमारे सदर्न स्टेट थे, ठीक, ये जितने सदर्न स्टेट थे इनमें थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर के बैरियर था, क्योंकि हम ये नॉर्दर्न स्टेट मोस्टली स्टेट जो था वो क्या था, हिंदी बोलता था, और यहाँ पे जो स्टेट थे इनकी अपनी अलग अलग क्या थी, स्टेट लैंग्वेजेस थी। तो यहाँ से थोड़ा सा क्या होने लगा था, तो कॉन्ट्राडिक्शन होने लगा था, यहाँ से थोड़ा सा क्या होने लगा था, प्रॉब्लम होने लगा था। किस चीज़ को लेकर के, कि इनको क्या चाहिए अब, कि स्टेट चाहिए किस बेसिस पे, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे। और इसीलिए क्या किया गया, तो वेरियस कमेटी को ऑर्गेनाइज किया गया कि क्या हम इनके डिमांड को
फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब देखो तो पहला कमेटी क्या था, तो धर कमीशन था 1948, जिसने क्या कहा कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, हम किसके बेस पे करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव के बेसिस पे करेंगे। और ज़्यादा फिर से उसके बाद क्या हो गई, तो एजिटेशन वगैरह होने लगा, प्रोटेस्ट वगैरह होने लगा। फिर दूसरी कमेटी आती है जेबीबी कमेटी 1949, ये क्या कहती है, सेम इसने जो कहा था वही बोलती है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को लेकर के। अब इसके बाद क्या होगा, ये 1953 में ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि यहाँ पे एक लीडर थे जो कांग्रेस के लीडर थे, उनका नाम था क्या कि पोटी श्रीरामुलु। वो कहाँ चले जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ हंगर स्ट्राइक उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। और इस डेथ की वजह से क्या होता है, जो प्रोटेस्ट था ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसकी वजह से देखते हुए गवर्नमेंट ने, मतलब कि क्या हुआ कि मजबूरी में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, तो पहला स्टेट बनाना पड़ा। उस पहले स्टेट का नाम था आंध्रा स्टेट, ठीक, आंध्रा स्टेट बनाना पड़ा, ठीक है। और ये आंध्रा स्टेट ये तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो था, ठीक है, वहाँ से कार्व आउट करके बनाया तेलुगु स्पीकिंग के लिए। और मद्रास से जो बनाया, तेलुगु स्पीकिंग जितने भी लोग थे ना, मद्रास बहुत बड़ा स्टेट था, तो वहाँ से कार्व आउट करके काट करके क्या बनाया, तो एक आंध्रा स्टेट अलग बना के इनको दे दिया। अब जब इनके बाद क्या हुआ कि और ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी लोगों का, तो अभी इस डिमांड को देखते हुए क्या किया गया कि एक नया कमेटी फिर से बनाया गया जिसका नाम था फजल अली कमीशन, या फिर इसको कहेंगे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। इसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया लिंग्विस्टिक बेसिस बट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन पॉलिसी। देखो हो रहा था कि बहुत डिमांड ये आ रही थी कि हमारी लैंग्वेज है, हमारे बेसिस पे हमें क्या करो, एक नया स्टेट दे दो। अब इस तरह से किया जाता तो हमारे उस समय तो मात्र कितना स्टेट बनाया गया था, 14 स्टेट बनाया गया था ना। अगर लैंग्वेज के बेसिस किया जाता तो उसके बाद 50+ स्टेट हो जाते हैं। तो इसीलिए सबको ध्यान में रखते हुए क्या कहा, ठीक है, मैं ओवरऑल मोटा मोटी लैंग्वेज एज ए बेसिस ऑफ क्या करूँगा, तो ये स्टेट का जो रिओगेशन होगा वो मान लेते हैं। लेकिन ये जो वन लैंग्वेज वन नेशन का वन लैंग्वेज वन स्टेट का पॉलिसी है, जो थ्योरी है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और उसने क्या किया, तो रिकमेंड किया था 16 स्टेट्स ऑन 3 यूनियन टेरिटरीज। और इसके रिगार्ड में क्या हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, और एक एक्ट को भी पास किया गया पार्लियामेंट जिसका नाम था रिओगेशन एक्ट 1956। और इसने क्या किया, तो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बना दिया। ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि रिकमेंडेशन किया गया था 16 स्टेट्स 3 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन इस एक्ट ने क्या किया, 14 स्टेट बनाया और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दिए। अब चलो ये तो एक ओवरऑल मोटा मोटी हमने क्या किया, जान लिया क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में अब क्वेश्चन को हम डिकोड करेंगे। डिकोड करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें डायरेक्टिव वर्ड्स क्या है। तो डायरेक्टिव वर्ड्स इसमें क्या है, यहाँ पे देखो डिस्कस है। तो डिस्कस का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, डिस्कस का मतलब होता है एक बैलेंस एक्सप्लेनेशन विद आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। मतलब कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट भी क्या करना होता है, किसी क्वेश्चन का रखना होता है। और उसके बाद क्या करना होता है, फॉलोड बाई अ रीजन कंक्लूजन, एक अच्छा सा कंक्लूजन देना होता है कि आपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस किया है उसके सपोर्ट करते हुए क्या करना है, आपको एक रीजन कंक्लूजन देना होता है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन। और दूसरा कोर थीम क्या है क्वेश्चन का, थीम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द क्रिएशन या अल्टरेशन ऑफ द स्टेट। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द क्रिएशन या अल्टरेशन ऑफ द स्टेट। तो ये बातें क्लियर हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या प्रोविजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करने के लिए, क्रिएशन अल्टरेशन के लिए, एक थिंग पता चल गया। दूसरा क्या कह रहा है, हाउ रिऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू नेशनल इंटीग्रेशन, और जो ये रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसका कैसा, मतलब क्या कंट्रीब्यूशन था नेशनल इंटीग्रेशन में। तो 2 कोर थीम था इसका, और दोनों कोर थीम को हम क्या करेंगे, इसके आंसर के थ्रू देखेंगे। अब चलो आंसर को थोड़ा सा अटेंड करने की कोशिश करते हैं। मैं एक ओवरऑल यहाँ पे बॉडी आपको बता दे रहा हूँ, आप वहाँ से इस क्वेश्चन को लिखना जरूर, मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आपको लिखना है, आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक। चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है इसका। तो बेसिक सिंपल से इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स पार्लियामेंट टू रिकॉग्नाइज स्टेट टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड नेशनल यूनिटी। क्या कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इम्पावर किया पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, तो स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ध्यान में रखते हुए क्या, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को एंड नेशनल यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ध्यान रखते हुए क्या कर सकता है, तो पार्लियामेंट ये कोई भी स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक। और बात आगे दूसरा, द मैकेनिज्म फॉर दिस इज इंश्राइंड इन द आर्टिकल 2 and 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये बहुत बेसिक है, इसको रटने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं मैंने उसी बेसिस पे क्या किया, ये इंट्रो बना दिया, जो हमने अभी पढ़ा ना उसी को तो मैंने आप लिख लिया। तो एक बेसिक इंट्रो हो गया। उसके बाद बॉडी में देखते हैं, तो बॉडी में हमें क्या लिखना होगा,
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब आर्टिकल 2 अभी हम जो हम डिस्कस किया यहाँ पे लिखेंगे, आर्टिकल 3 जो भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे लिखेंगे, उसके प्रोसीजर को लिखेंगे, आर्टिकल 4 को लिख देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब यही ना, आर्टिकल 1 2 3 4 यही तो बात कर रहे हैं, इसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद करें कि रोल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। अब रीऑर्गेनाइजेशन जब हो रहा है तो इसका क्या क्या रोल था, तो पहला देख लेते हैं लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन जो एक था 1956 में। इसने क्या किया, इसने इंडेड रीजनल एजिटेशन एंड गिव पीपल अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी विद इन द यूनियन। अभी मैंने बताया आपको ना कि कितना ज़्यादा एजिटेशन हो रहा था, कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, मतलब कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, उसने क्या किया, उनकी लैंग्वेज के डिमांड को मान करके उनके बेसिस पे स्टेट को क्रिएट कर दिया। और जैसे ही लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट हो गई तो उनके अंदर जो प्रॉब्लम थी, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट क्या हो गया, तो शांत हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये पीपल को गिव कर रहा है ना सेंस ऑफ आइडेंटिटी विद इन द यूनियन। उनको लगने लगा कि हाँ ये बड़ा सा एक यूनियन है और इस यूनियन में हम एक पर्टिकुलर क्या है तो अलग पार्ट है। उनको एक सेंस ऑफ क्या मिल रही है, तो आइडेंटिटी मिल रही है। तो इससे क्या, तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मतलब कि जब भी कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लो कि बहुत बड़ी कोई स्टेट हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से तोड़ के 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्मॉलर एंड होमोजेनस स्टेट्स इम्प्रूव्ड गवर्नेंस एंड रिप्रेजेंटेशन। जब बड़ा सा स्टेट को हम तोड़ करके छोटा स्टेट में कर देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उनका जो गवर्नेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें क्या होता है, इंप्रूव होता है, उसको बहुत अच्छे से वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर पाते हैं। ठीक, चलो उसके बाद रिडक्शन ऑफ द सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज, रिकॉग्निशन ऑफ द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल एस्पिरेशन, रिड्यूस एलियनेशन। एग्जांपल के लिए आंध्रा और महाराष्ट्र देखना, ये जो आंध्रा स्टेट था और ये महाराष्ट्र था, उनके बीच में बहुत ज़्यादा सेसेशनिस्ट टेंडेंसी देखा गया था। क्योंकि अगर उस वक्त अगर नहीं माना जाता इनकी डिमांड को, मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो भी डिमांड वो कर रहे हैं उसको मान ही ले रहे हैं, नहीं, लेकिन जो अगर आपको वाजिब डिमांड लग रहा है, मतलब जो ठीक ठाक डिमांड लग रहा है, उसको तो हम एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। तो अब उस वक्त अगर ये जो महाराष्ट्र और ये इसको आंध्र प्रदेश को लेकर जो डिमांड था, ये डिमांड का मतलब कि अगर तुम करो, करना ही पड़ेगा, एक तरह का सेसेशनिस्ट टेंडेंसी दिखा रहा था वो। तो ये जब हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो एलिनेशन दिखता है कि हम, मतलब उनको लगता है ना कि जैसे मान लो, ध्यान दो यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे गुजरात हो गया और महाराष्ट्र हो गया, अब दोनों का दोनों पहले क्या था, एक बड़ा स्टेट था, तो यहाँ पे गुजराती बोलने वाले लोग थे, यहाँ पे मराठी बोलने वाले लोग थे। तो उनको लग रहा था कि, गुजरातियों को लग रहा था कि मेरे साथ क्या और नाइंसाफ़ी हो रहा है, इनको लग रहा था कि मेरे साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो अब इनके बीच में हमेशा प्रॉब्लम होती रहती थी, सेसेशनिस्ट टेंडेंसी बन जाती थी। तो इसको देखते हुए क्या किया गया, अब इस महाराष्ट्र गुजरात को अलग कर दिया, गुजरात को अलग बना दिया, महाराष्ट्र को अलग बना दिया। और जब इनको अलग अलग बना दिया गया तो इनको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलने लगी, इनको कल्चरली ये लगने लगा इनको कि हाँ हम पूरे गुजराती भाई एक अलग है, हम पूरे मराठी भाई एक अलग हो। तो एक तरह से क्या हो गया कि रिकॉग्निशन ऑफ द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल एस्पिरेशन, रिड्यूस एलिनेशन। और उनको क्या लगने लगा कि हाँ अब हम एलिनेट नहीं है, अब हमको कोई साइड लाइन नहीं कर रहा है, हम अब एक मेन स्ट्रीम का पार्ट है। ठीक, जहाँ पर कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हो गया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब रीइंफोर्स द आइडिया ऑफ इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, फ्लेक्सिबल येट यूनाइटेड। ये क्या करता है, रिऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह से कहीं ना कहीं कह दें कि एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को क्या करता है, दर्शाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को क्या करता है, तो दर्शाता है। जैसे मान लो कि अगर सारे, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पे कितने 28 स्टेट है, अब सारे के सारे स्टेट क्या करें, डिमांड करने लगे कि उनका पर्टिकुलर कोई ना कोई डिमांड है, तो अपने डिमांड वो अपने अनुसार नहीं कर सकते। ये कौन करेगा, तो ये यूनियन ही कर सकता है। तो अब यूनियन उनके डिमांड को देखते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए उनके अनुसार डिसीजन लेता है, और डिसीजन लेने के बाद उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम होता है उसको क्या करता है, तो वो रीइंफोर्स करने का काम करता है। तो रीइंफोर्स द आइडिया ऑफ इंडिया, और इस तरह से कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, तो एक तरह का आइडिया को रीइंफोर्स कर रहा है कि हम इंडिया क्या है, कि यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब कि आइडिया ऑफ इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट फ्लेक्सिबल है येट यूनाइटेड, मतलब कि हम उनकी डिमांड को फुलफिल भी कर रहे हैं और इसमें हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहे हैं, मतलब कि जस्ट सिंपल मेजोरिटी के साथ उनकी जो डिमांड है उसको पूरा भी कर दे रहे हैं, फुलफिल भी कर दे रहे हैं, और इससे हम दर्शा भी रहे हैं कि हम क्या है, तो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, एक यूनियन ऑफ इंडिया है, हम यूनाइटेड है, हम अलग नहीं है। इतने बड़ा वास्ट डाइवर्स कंट्री होने के बाद भी हम क्या है, सब यूनाइटेड है, और सबके एस्पिरेशंस को, कल्चरल लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व भी करते हैं और फुलफिल करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये रहा। आगे देखते हैं इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल बैलेंस, मतलब कि रिऑर्गेनाइजेशन अलाउड फोकस्ड ग्रोथ इन बैकवर्ड रीजन्स लाइक छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। जैसे कि मान लो कि कोई बड़ा सा स्टेट है और यहाँ पे
कोई स्टेट और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया को वो क्या कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा साइडलाइन कर रहा है, होता है बहुत जगह होता है। तो और उसको उसने क्या किया, साइडलाइन कर दिया, तो यहाँ से क्या डिमांड बढ़ने लगता है, और डिमांड बढ़ने के बाद अगर इस स्टेट को यहाँ से क्या किया जाए, काट के अलग कर दिया जाए, तो अब इनकी अलग प्रॉब्लम अपना जो है वो उसको समझते हैं और उसके अनुसार ही वो क्या कर सकते हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर सकते हैं, वो चला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जो झारखंड था, ये आपकी जो छत्तीसगढ़ वगैरह था, तो ये सब में ये सब चीज़ें बैकवर्डनेस रीजन था उसको लेकर के था। तो रिजर्वेशन कहीं ना कहीं वो फोकस करता है कि उनका जो ग्रोथ हो वो भी अब अच्छे से हो सकता है, क्योंकि पहले तो क्या था, छत्तीसगढ़ और झारखंड एक में था, तो हम पूरे ओवरऑल पूरे पूरे स्टेट पे ध्यान दे रहे थे। अब क्या करेंगे, पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ पे सिर्फ ध्यान दे सकते हैं, पर्टिकुलर झारखंड पे सिर्फ ध्यान दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंटल और इकोनॉमिक बैलेंस को भी क्या करता है, बना करके रखता है। ठीक। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग द फेडरलिज्म, कहीं ना कहीं ये हमारे फेडरलिज्म को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। इम्पावर्ड रीजनल वॉइसेस विद इन द नेशनल फ्रेमवर्क प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब कि अभी मान लो कि पूरा पूरा यहाँ पे स्टेट था, इसमें मान लो छत्तीसगढ़ था, बिहार था, झारखंड था, सब एक में था, तो कहीं ना कहीं इसका जो रिप्रेजेंटेशन था वो कहीं ना कहीं कम था। जो अच्छे अच्छे जो जगह से होंगे वहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, कहाँ पे, तो ये यूनियन लेवल पे। लेकिन जब हम छत्तीसगढ़ और झारखंड को अलग कर दिए, तो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन जाएगा और यहाँ से सब रिप्रेजेंटेशन जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या करे, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, उनके वॉइसेस को भी इंपावर करें और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या करे, तो प्रमोट करें। तो ये ओवरऑल रहा। तो इस तरह के बेसिस पे हम क्या कर सकते, इस पूरे आंसर को डील कर सकते थे। क्या हमने देखा यहाँ पे, फिर से ओवरव्यू ले लें। हमने यहाँ पे क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा कि बेसिक इंट्रोडक्शन था। बॉडी में हमने आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, 4 को लिखा। उसके बाद ये वाला पार्ट देखा कि रिओर्गनाइजेशन जब होता है तो उसका नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने में क्या होता है। पॉइंट हमने देखा, लिंग्विस्टिक रिवॉल्यूशन था, तो उसने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अगर प्रॉब्लम होता है तो कैसे सॉल्व होती है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ सेसेशनिक टेंडेंसी, अगर कोई स्टेट बहुत ज़्यादा बागी हो गया है, बहुत ज़्यादा सेसेशनिक टेंडेंसी दिखा रहा है, तो उसके टेंडेंसी को हम शांत कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो होच पोच हो रहा था, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल बैलेंस, अगर कोई एरिया को मतलब बाईपास कर दिया गया तो उस एरिया का सी मिलता है, उस एरिया को पर्टिकुलरली फोकस कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम पे क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द फेडरलिज्म, और सब मिलकर के साथ हम क्या करते हैं, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं। ठीक। अब देखो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि एक बेसिक सा कंक्लूजन कि जैसे कि थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन दैट द कंबाइंड फ्लेक्सिबिलिटी विद द यूनिटी, एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना शानदार तरीके से लिखा गया है कि फ्लेक्सिबल के साथ साथ यूनिटी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखता है। दूसरा, इंडिया हैज मैनेज टू ट्रांसफॉर्म डाइवर्सिटी इनटू अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, हमारा जो डाइवर्सिटी है हम उस डाइवर्सिटी से भागे नहीं, हम उस डाइवर्सिटी को वीकेन नहीं किए। जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या करता है, जो हमारा ये जो डाइवर्सिटी है उसको हम और ज़्यादा क्या करते हैं, तो स्ट्रेंथ में बदल देते हैं। ठीक। उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने क्या किया, तो वो अपनी यूनिटी को, अपनी डाइवर्सिटी को और ज़्यादा यूनाइटेड कर दिए और ज़्यादा स्ट्रेंथ में बांट दिए। ठीक। उसके बाद द रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट हैज देयरफॉर deepened national integration by reconciling cultural pluralism with the idea of India as a single political and community। हमारे यहाँ कितने कल्चर हैं, हमारे यहाँ कितने लैंग्वेज हैं, और सब लैंग्वेज को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, बहुत ज़्यादा इक्वली प्रमोट किया। आर्टिकल 25 सारे रिलीजन को प्रमोट करना। आर्टिकल 26 उनके अपना एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना, तो प्रमोट करना। आर्टिकल 29 क्या करता है, उनके कल्चर को प्रमोट करता है, लैंग्वेज हो गया उसको प्रमोट करता है। आर्टिकल 30 क्या करता है कि वो अपने लिए अपने लैंग्वेज को बचा सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और खोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर चीज़ पर डिपेंड करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या करता है कि जो हमारा ये जो प्लूरलिज्म है, जो हमारा जो डाइवर्स सोसाइटी है, उसको ही क्या किया, वो सोर्स बना करके, उसको ही क्या किया, वो पावर बना करके क्या किया, तो और ज़्यादा क्या किया, नेशनल इंटीग्रेशन को क्या किया, तो डीपेन किया। और जो रिओर्गनाइजेशन हुआ, रिओर्गनाइजेशन के थ्रू हमने क्या किया, इसको और ज़्यादा डीपेन किया। डीपेन कैसे किया कि पहले साउथ वाले जो रीजन था वो क्या कर रहा था, डिमांड कर रहा था, बहुत ज़्यादा डिमांड था, सेसनिक टेंडेंसी दिख रहा था। हमने स्टेट को रिकॉग्नाइज किया और उनके जो भी प्रॉब्लम थे सॉल्व हो गए और वो शांत हो गए। उनको लगने लगा कि वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया एज अ होल। ठीक। तो कहीं ना कहीं इससे हमने इंटीग्रेशन को और ज़्यादा डिपेंड किया है। ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह करके हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। और एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वैल्यू इंरिचमेंट बॉक्स। इसको कैसे यूज़ करते हैं किसी भी आंसर में, देखो इसको लिखने का बहुत सा तरीका। इसमें देखो, इसमें मैंने क्या लिखा है, आर्टिकल 1, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स emphasizes indestructible union flexible boundaries। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज, माने कि जो यूनियन है हमारा वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, लेकिन स्टेट को हम आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा,
फजल अली कमीशन ने क्या किया, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल बैलेंस विद द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए लिंग्विस्टिक जो डिमांड था उसको बैलेंस करते हुए बहुत शानदार तरीके से स्टेट को रियोनाइज कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यू क्या था कि लैंग्वेज कैन नॉट डिवाइड अस, इट मस्ट यूनाइट अस। लैंग्वेज की वजह से हम हमारे बीच में क्या होना चाहिए, डिवीजन नहीं होना चाहिए, बल्कि लैंग्वेज की वजह से हमारे अंदर क्या होना चाहिए, तो यूनिटी होना चाहिए। आउटकम क्या हुआ कि ओवर 25 स्टेट्स रिकॉग्नाइज सिंस 1956, मतलब इतना से ज़्यादा स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया, इंश्योरिंग इंटीग्रेशन थ्रू अकोमोडेशन रादर देन द कोअर्जन। मतलब कि हम उसके बीच में थोप नहीं रहे बल्कि हम एक अकोमोडेशन वाला बीच बीच का रास्ता निकाल कर। और ये देखो, ये क्या है, एक तरह से वैल्यू एंगेजमेंट। इसको यूज कैसे करते हैं, जब आप आंसर को लिख रहे हो तो आंसर लिखते हुए ये देखो, ये इसमें ना मार्क्स ज़्यादा फेच, इसमें ना 2+3 मार्क्स ऐसे आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाता है। कैसे इसको यूज करना है, या तो आप लास्ट में एक बॉक्स ऐसे बना करके लिख दो वैल्यू एंगेजमेंट बॉक्स। इससे क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर होगा उससे उसको पता चल जाएगा कि आपको ये सारे सारे फैक्ट्स भी अच्छे से आते हैं, आपको ये सारे सारे फैक्ट्स भी बहुत अच्छे से पता है। आप सिर्फ और सिर्फ इधर-उधर की बातें नहीं लिख रहे हो, आपने बहुत अच्छे से फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो एक एनरिचमेंट हो गया। प्लस इसको यूज़ कैसे करते हैं, एक लास्ट में ऐसे बॉक्स बना के यूज़ कर लो, या फिर कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, जैसे मान लो कि आर्टिकल 2, 3, 4 लिख दिए। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कहीं कॉर्नर में एक बॉक्स बना दिए और उसको लिख करके फिर हम रूल ऑफ रिकग्निशन ऑफ प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन को लिखना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, उस इंगेजमेंट बॉक्स को लिखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स लिख करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल चैप्टर 4, जो अगर आप इसको कर लेते हो तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आई डोंट थिंक कि आप उसको क्या मतलब कि टैकल नहीं कर पाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।